चलिए देखिए आप लोग इधर ध्यान दीजिए। पाठ नंबर 6 बायोलॉजी, पार्ट 6 जैव प्रक्रम। क्वेश्चन नंबर 31 में लिखिए, हमारे जैसे बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता पूरी करने में विसरण क्यों अपर्याप्त है? उत्तर लिखिए, हमारे जैसे बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता पूरी करने में विसरण इस कारण अपर्याप्त है क्योंकि बहुकोशिकीय जीवों में सभी कोशिकाएं वातावरण से सीधे संपर्क में नहीं होती है। अतः विसरण सभी कोशिकाओं की आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर सकता है। प्रश्न अगला लिखो, कोई वस्तु सजीव है, इसका निर्धारण करने के लिए हम किस मापदंड का उपयोग करेंगे? यानी कोई भी वस्तु जो है वो सजीव है, उसमें जीव है, उसका कैसे आप निर्धारण करेंगे कि वो सजीव है? तो उत्तर लिखिए, सजीवों की समस्त संरचना अणुओं से मिलकर बनी होती है। सजीव को अपनी संरचना की मरम्मत जरूरी है, इसलिए इनमें हमेशा अणुओं को गतिशील रखने की क्षमता होनी चाहिए। स्पष्ट है कि सजीव या कोई जीव के जीवित होने का प्रमाण अणु की गति ही है। अर्थात किसी भी जीवों के शरीर में अणु गतिमान है, यह उसका प्रमाण है कि वह वस्तु या वह जीव सजीव है। प्रश्न अगला, किसी जीव द्वारा किन कच्ची सामग्रियों का उपयोग किया जाता है? किसी जीव द्वारा किन कच्ची सामग्रियों का उपयोग किया जाता है? तो उत्तर होगा, किसी जीव द्वारा ऑक्सीजन, जल तथा भोजन जैसे कच्ची सामग्रियों का उपयोग किया जाता है। कोई भी जीव है, अपने जीवित रहने के लिए उसे ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो वह 3 चीजों को लेना जरूरी है। ऑक्सीजन श्वसन के लिए, जल शरीर में पानी तथा भोजन एनर्जी के लिए जरूरी होता है। क्वेश्चन अगला है, जीवों के अनुरक्षण के लिए आप किन प्रक्रमों को आवश्यक मानेंगे? क्वेश्चन है कि जीवों के अनुरक्षण के लिए किस प्रक्रम को आवश्यक माना जाता है? यानी कौन ऐसा प्रक्रम है, कौन क्रिया है जिससे जीव सुरक्षित रहेंगे, जीवित रहेंगे? तो उत्तर होगा, जीवों के अनुरक्षण के लिए निम्नलिखित प्रक्रम का होना आवश्यक है। पहला है पोषण, दूसरा है श्वसन, तीसरा है वहन और चौथा है उत्सर्जन। अर्थात कहने का मतलब यह है कि पोषण, शरीर को पोषने के लिए, पालने के लिए, बचाने के लिए, रक्षा के लिए उसे भोजन करना जरूरी है जिससे उसे पोषण की प्राप्ति हो। सांस लेना जरूरी है जो श्वसन है। वहन यानी जो भोजन खाया पचाया उसका पूरा शरीर में ऊतक से लेकर टिश्युओं तक पहुंचना हर जगह जरूरी है, वो वहन है।
उत्सर्जन वह है जो खाने के बाद शरीर में अपशिष्ट चीज बच गए, जैसे पेशाब करना, लैट्रिन करना, ये सब क्या होते हैं? उत्सर्जन है। प्रश्न अगला है, हमारे आमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है? तो हमारे आमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है, क्वेश्चन है। उत्तर है, हमारे आमाशय में उसकी भित्ति होती है, यानी आमाशय भित्ति होती है, उसमें जठर ग्रंथियां उपस्थित होते हैं जिसमें अम्ल निकलता है। यह अम्ल पेप्सिन एंजाइम की क्रियाशीलता के लिए आवश्यक होता है। यह भोजन में उपस्थित जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। अर्थात हमारे आमाशय में जो अम्ल जाता है वह हर क्रिया के लिए आवश्यक है, तथा जो हम भोजन करते हैं उसमें जो हानिकारक जीवाणु होते हैं अम्ल उसे नष्ट करता है। प्रश्न अगला है, प्रश्न अगला है, कूपिका और वृकाणु में क्या अंतर है? कूपिका और वृकाणु में क्या अंतर है? तो इसमें क्या है कि एक तरफ आप लोग लिखिए, उत्तर में लिखिए, एक तरफ लिखिए कूपिका, बीच से लाइन मारिए, और एक तरफ लिखिए वृकाणु। कूपिका में एक नंबर दाग कर लिखिएगा, कूपिका में एक दाग कर लिखिए। कूपिका में लिखिए, कूपिका पतली, महीन, नाजुक सतह वाली होती है। इसमें गुब्बारे के समान समान संरचना पाई जाती है। वृकाणु में एक दाग कर लिखिए, यह पतली कप के समान आकृति जैसी संरचना होती है। कूपिका में दो दाग कर लिखिए, कूपिकाएं केवल फेफड़ा में गैस के आदान प्रदान के लिए सतही क्षेत्र बढ़ाती है। वृकाणु में दो दागिए, इसमें नलिकार हिस्से मूत्र को संग्रह वाहिनी तक ले जाते हैं। कूपिका में तीन दागिए, इसमें गैसों के आदान प्रदान के लिए रुधिर कोशिकाओं का लंबा चौड़ा जाल होता है। वृकाणु में तीन दागिए, लिखिए इसमें, इसका काम छानने का है। इससे लाभप्रद पदार्थ तथा जल का पुनः अवशोषण होता है। प्रश्न अगला लिखिए, हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी के क्या परिणाम हो सकते हैं? प्रश्न है, हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन के कमी के क्या परिणाम हो सकते हैं? तो उत्तर लिखिए, हमारे शरीर में यदि हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है तो ऑक्सीजन की वहन क्षमता घट जाती है। अर्थात यदि हमारे शरीर में लाल रक्त कणिका जो होता है उसे हीमोग्लोबिन कहते हैं, उसकी अगर शरीर में कमी आ जाए तो हमारे शरीर को जितना ऑक्सीजन चाहिए वो मिल नहीं पाता है। इसलिए ऑक्सीजन की कमी से होने वाले रोग जो हैं शरीर को सताने लगते हैं। खासकर हीमोग्लोबिन की यदि कमी हो जाए तो ऑक्सीजन शरीर को पूरा नहीं मिलता है। इससे क्या होता है कि सांस जो है फूलने लगती है। अगर यह प्रक्रम चलता रहा तो कोई भी प्राणी मृत्यु को भी प्राप्त कर सकता है। हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी के कारण यही परिणाम होंगे। प्रश्न अगला है, मूत्र बनने की मात्रा का नियमन किस प्रकार होता है? हमारे शरीर में मूत्र बनने की मात्रा का नियमन
किस प्रकार होता है? तो उत्तर लिखिए। हमारे शरीर में मूत्र बनने की मात्रा जो हम पानी ग्रहण करते हैं उसके ऊपर निर्भर करता है। नेफ्रॉन जो है पानी को ग्रहण करके निम्न बातों पर निर्भर करता है। शरीर में जल की कितनी मात्रा है, कितना जल उत्सर्जित करना है ताकि शरीर में जल की भी कमी नहीं हो। कॉमा लगा के लिखिए, पैराग्राफ छोड़ दीजिए। घुलनशील उत्सर्जक जैसे यूरिया या यूरिक अम्ल या लवण इत्यादि का शरीर में कितना उत्सर्जन करना है। जब शरीर में अधिक उत्सर्जन होता है तो जल की अधिक मात्रा की आवश्यकता होने लगती है, अर्थात शरीर से पसीना ज्यादा निकले, मूत्र ज्यादा निकले या और किसी रूप में पानी शरीर से ज्यादा निकले तो शरीर में अधिक मात्रा में जल की आवश्यकता होती है। इस स्थिति में क्या होता है कि जब जल आप अधिक पीते हैं तो मूत्र ज्यादा बनने लगता है। जो मूत्र बनने की मात्रा का नियमन इसी प्रकार होता है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है अगला। उत्सर्जी उत्पाद से छुटकारा पाने के लिए पादप किन विधियों का उपयोग करते हैं? उत्सर्जी उत्पाद से छुटकारा पाने के लिए पादप यानी पेड़ पौधे जो हैं किन विधियों का उपयोग करते हैं? जैसे आप लोग उत्सर्जी पदार्थ से छुटकारा पाने के लिए क्या करते हैं? लैट्रिन होते हैं, नाक से नकटियां निकलती हैं, आँख से किचियां निकलती हैं, शरीर से पसीना निकलता है, मूत्र निकलता है, ये सब उत्सर्जी पदार्थ हैं। उसी तरह पेड़ पौधे भी उत्सर्जी प्राप्त पदार्थों से मुक्ति पाने के लिए कुछ तो करते हैं। तो क्या करते हैं उसके लिए लिखिए। उत्सर्जी उत्पाद से छुटकारा पाने के लिए पादप निम्न तरीकों का उपयोग करते हैं। तरीका नंबर 1 है, 1 नंबर लिखिए। ये अतिरिक्त जल से छुटकारा पाने के लिए वाष्पोत्सर्जन की क्रियाएं करते हैं। 2 नंबर में लिखिए। पादपों में बहुत से ऊतक मृतक कोशिका के रूप में होते हैं, जैसे पत्तियां क्षय हो जाती हैं, उससे छुटकारा पाते हैं। 3 नंबर, कुछ उत्सर्जी उत्पाद उनसे संचित मात्रा में जो होते हैं अंदर वो बाहर निकलते हैं, गोंद के रूप में, रेजिन के रूप में, टेनिन के रूप में, छाल के रूप में, वो हट कर खत्म हो जाते हैं। इस तरह जो है पेड़ पौधे उत्सर्जी उत्पाद से छुटकारा पाते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव के वहन तंत्र के घटक कौन कौन से हैं? मानव में वहन तंत्र के घटक कौन कौन से हैं? तो उत्तर लिखिए। मानव में वहन तंत्र के घटक निम्नलिखित हैं। पहला हृदय, दूसरा रुधिर, तीसरा रुधिर वाहिकाएं। अब इसमें लिखिए हृदय के कार्य क्या है। हृदय एक पेशीय अंग होता है जो हमारी मुट्ठी के आकार का होता है। यह पूरे शरीर में रुधिर को प्रवाहित करता है तथा ऑक्सीजनित रुधिर समस्त शरीर में पंप करके पहुंचाता है। 2 नंबर दाग कर लिखिए रुधिर। रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक होता है या अव्यय है जिसमें प्लाज्मा, लाल रक्त कण, श्वेत रक्त कण, प्लेटलेट्स आदि पाए जाते हैं। 3 नंबर में रुधिर वाहिकाएं
रुधिर वाहिकाएं रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती है। इसकी भित्ति जो होती है मोटी होती है पर लचीली होती है। प्रश्न अगला, उच्च संगठित पादप में वहन तंत्र के घटक क्या है? उच्च संगठित पादप में वहन तंत्र के घटक क्या है? उत्तर लिखिए। उच्च संगठक पादप में वहन तंत्र के दो घटक हैं। पहला है जाइलम और दूसरा है फ्लोएम। जाइलम का कार्य है पेड़ पौधों में जल का वहन करना, अर्थात पेड़ पौधों में ऊपर से ले नीचे तक जल का वहन जाइलम के द्वारा होता है। फ्लोएम का कार्य है यह भोजन को वहन करता है। पत्तियों से लेकर पेड़ पौधे के विभिन्न भागों तक भोजन को ले आना कार्य फ्लोएम का होता है। कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न है जिसे आप लोग लिख लीजिए। पहला है, पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? उत्तर लिखिए, रंध्र। क्वेश्चन अगला, स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप में देखा जाता है। उत्तर होगा 10x पर। रक्त का कौन से अवयव घायल स्थान से रक्त स्राव के मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है? उत्तर होगा लसिका। क्वेश्चन अगला, हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। निलय द्वार। प्रश्न अगला, पादप में जाइलम उत्तरदायी है। उत्तर है जल का वहन के लिए। क्वेश्चन अगला, किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? उत्तर है एटीपी। क्वेश्चन अगला है, कौन सा एंजाइम पेप्टोन और पेप्टाइड को अमीनो अम्ल में बदल देता है? तो उत्तर होगा पेप्टाइडेज। प्रश्न अगला है, ऑक्सिन है। ऑक्सिन है, उत्तर होगा हार्मोन। प्रश्न अगला है, इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है? तो उत्तर है अवायवीय श्वसन। हरे पौधे कहलाते हैं? उत्तर है उत्पादक। प्रश्न अगला, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। उत्तर है जल से। प्रश्न अगला है, मस्तिष्क उत्तरदायी है। उत्तर है सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शरीर का संतुलन बनाने के लिए। प्रश्न अगला, वृक्क एक भाग है। उत्तर होगा उत्सर्जन के लिए। प्रश्न अगला, पौधे में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एटीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? फिर से सुन लीजिए, पौधे में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एटीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? तो उत्तर होगा 30.5 किलो जूल प्रति मोल। प्रश्न अगला, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? उत्तर होगा प्रकाश संश्लेषण से। प्रश्न अगला है, मानव हृदय को कितने कोष्ठक होते हैं? यानी मानव हृदय के हृदय को कितने कोष्ठकों में बांटते हैं? तो उत्तर हो जाएगा 4। प्रश्न अगला, मानव हृदय का औसतन प्रकुंचन दाब लगभग है।
तब उत्तर होगा 120 mmHg। प्रश्न अगला, यकृत से निम्न में कौन सा रस निकलता है? तो उत्तर होगा पित्त रस। पित्त रस। प्रश्न अगला, प्रकाश संश्लेषी अंगक है, पौधों में प्रकाश संश्लेषी अंगक है, तो उत्तर होगा पत्ती। ग्रहणी भाग है, प्रश्न अगला है कि ग्रहणी भाग है, तो उत्तर होगा छोटी आंत की। छोटी आंत की। प्रश्न अगला, मनुष्य में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन किससे होता है? मनुष्य में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन किससे होता है? उत्तर है फेफड़ा से। प्रश्न अगला, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? उत्तर लिखिए। यकृत। प्रश्न अगला, रक्त क्या है? रक्त क्या है? उत्तर होगा ऊतक। प्रश्न अगला है, कोशिकीय ईंधन किसको कहा जाता है? कोशिकीय ईंधन किसको कहा जाता है? तो उत्तर होगा ग्लूकोज को। उत्तर में ग्लूकोज। प्रश्न अगला है, मानव शरीर का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? मानव शरीर का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? तो उत्तर लिखिए 120/80। 120/80। अगला क्वेश्चन है, वाष्पोत्सर्जन कौन सी क्रिया है? वाष्पोत्सर्जन कौन सी क्रिया है? तो उत्तर होगा भौतिक प्रक्रिया। प्रश्न अगला है, मनुष्य में भोजन का पाचन कहां से शुरू होता है? तो उत्तर होगा मुख से। उत्तर है मुख से। प्रश्न अगला, स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? तो उत्तर लिखिए कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, कॉमा देके क्लोरोफिल, कॉमा देके सूर्य का प्रकाश। प्रश्न अगला है, पादप में जाइलम किसके प्रति उत्तरदायी है? पादप में जाइलम किसके प्रति उत्तरदायी है? तो उत्तर होगा जल वहन के प्रति। प्रश्न अगला, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो किससे संबंधित है? जो किससे संबंधित है? तो उत्तर होगा
उत्सर्जन से। अगला, पायरुवेट के विखंडन से। ध्यान से सुनिए, पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है। पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है। तो उत्तर होगा माइटोकॉन्ड्रिया में। उत्तर में लिखो माइटोकॉन्ड्रिया में। प्रश्न अगला ध्यान से सुनिए। अगला प्रश्न है, पौधों में अर्थात पादपों में भोजन वहन किस ऊतक के सहारे होता है? तो उत्तर लिखिए फलोयम। फलोयम। प्रश्न अगला है, कौन श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है? कौन सा श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है? तो उत्तर लिखिए वायवीय श्वसन। प्रश्न अगला, कौन श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है? तो उत्तर लिखिए अवायवीय श्वसन। प्रश्न अगला लिखिए, अगला प्रश्न है, जाइलम का क्या कार्य है? तो डायरेक्ट उत्तर लिखिए इसका जल का वहन करना। प्रश्न अगला, फलोयम का क्या कार्य है? तो डायरेक्ट आंसर लिखिए भोजन का वहन करना। हो गया। अब आप लोगों से बतला देते हैं कि सप्ताह में 3 दिन बीपीएससी, यूपीएससी, रेलवे या और 4th ग्रेड की नौकरियां जितनी भी हैं उसके लिए 3 सेट हमेशा सप्ताह में छोड़े जाएंगे। आप लोगों सेट देख सकते हैं। 100 150 क्वेश्चन होंगे हर सब्जेक्ट से, एक सेट तैयार होगा, उसे आप देख सकते हैं। जो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें, और जो व्यक्ति सब्सक्राइब किए हैं वो या अन्य कोई भी इसको शेयर करें। थैंक्स।